दोस्तों, क्या होता है जब एक ईमानदार डीएम साहब साधु का भेष बनाकर एक थाने का निरीक्षण करने पहुंचते हैं और वो जैसे ही थाने के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां का दरोगा डीएम साहब को ढोंगी साधु कहकर अपमानित करता है और लाठी लेकर मारने दौड़ता है, जिसे देखकर डीएम साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर सिस्टम की कुर्सी पर बैठा इंसान खुद मैदान में न उतरे तो गुनाह सिर्फ दीवारों के पीछे नहीं, खाकी की जेबों में भी फलता है। कभी आपने सोचा है कि गरीब क्यों हर बार चुप रहता है, मजदूर क्यों कानून के आगे जुबान नहीं खोलता, और रिक्शा चलाने वाला इंसान क्यों पुलिस को देखकर सहम जाता है? क्या वो गुनहगार होते हैं? नहीं, लेकिन उनकी हालत और उनकी आवाज दोनों ही इतने कमजोर कर दिए जाते हैं कि उन्हें अन्याय को भी नसीब की मार समझना पड़ता है। लेकिन क्या हर बार यही होता रहेगा? क्या हर अफसर अपनी कुर्सी की आरामदायक गद्दी पर बैठा रहेगा और उन फटेहाल फाइलों में ढूंढेगा गरीबों का सच, जो कभी अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते? क्या एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई अफसर अपनी पहचान मिटाकर, अपने पद की पगड़ी उतारकर सच्चाई को उसी गली से पकड़ेगा जहां गरीब का खून बहता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक ट्रूथ स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हो? दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से? आप अपना नाम और शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका नाम और आपका शहर जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। और हां दोस्तों, जब मैं आपका नाम और शहर पढ़ता हूं तो एक अजीब सी खुशी होती है। लगता है आप मेरे अपने हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग जलेगी कि आप हर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का हौसला खुद में महसूस करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे डीएम साहब की जिसने वो किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये उस सच की दस्तक है जिसे हमने सुनना बंद कर दिया है। जब जिले के कोने कोने से ये शिकायतें आने लगीं कि पुलिस वाले बिना किसी वजह गरीबों को थाने बुलाते हैं, उनसे वसूली करते हैं और न देने पर मारपीट तक करते हैं, तो डीएम साहब को पहले तो लगा कि शायद ये अफवाहें हैं। लेकिन फिर एक दिन एक बुजुर्ग मजदूर की शिकायत ने जैसे उनके सीने में आग जला दी। साहब, मेरे पास 100 रुपए थे, दवा लाने जा रहा था, पर थाने के बाहर वाले हवलदार ने मुझसे 200 मांगे। जब मैंने कहा मेरे पास नहीं है, तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, अबे तुम जैसे लोग कानून के नाम पर कीड़े हो। क्या वाकई ऐसा हुआ था या ये महज एक और गलतफहमी थी? डीएम साहब ने ठान लिया, अब मैं खुद जाऊंगा, लेकिन अफसर बनकर नहीं, उन जैसा बनकर जिनकी आवाज रोज कुचली जाती है। क्या एक झेला अधिकारी अपनी पहचान छुपाकर थाने जा सकता है? क्या कोई डीएम साधु बनकर थाने के बाहर खड़ा हो सकता है? और अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या वो पहचान में नहीं आएगा? लेकिन जब इरादे पाक हों और लक्ष्य सिर्फ सच्चाई हो, तब न भेष पहचान में आता है, न डर मन में उतरता है। उस दिन सुबह सूरज थोड़े देर से निकला था, जैसे उसे भी इस घटना की भनक लग गई हो। एक पुराने मंदिर के पीछे बैठा एक साधु, जिसकी आंखों में वैराग्य नहीं बल्कि सिस्टम की गहराई जानने की जिज्ञासा थी, जिसका चोला साधु का था लेकिन चाल अफसर की थी। वो कोई और नहीं बल्कि डीएम साहब थे। क्या उन्होंने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई या फिर उसी गरिमा को नया अर्थ दिया? साधु के भेष में वो सड़क पर निकले, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी नौकर के, सिर्फ एक झोले में आईडी कार्ड छुपाकर और हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर। लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे, कुछ ने चंद सिक्के दिए, कुछ ने कहा बाबा आशीर्वाद दो। लेकिन क्या किसी ने अंदाजा लगाया कि ये वही इंसान है जिसके एक हस्ताक्षर से किसी की जिंदगी बन या बिगड़ सकती है? और जब वो थाने के पास पहुंचे, वही थाना जहां से रोज गरीबों की चीत्कार उठती थी, जहां मजदूरों को गंदे कपड़े वाले कचरा कहा जाता था और जहां न्याय नहीं धौंस बिकती थी, वहां एक साधु जैसे ही प्रवेश करने लगा, एक हवलदार ने आंखें तरेर कर पूछा, कौन है बे तू?
डीएम साहब कुछ नहीं बोले, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बाबा हूं, धूप में बहुत देर हो गई, अंदर बैठने दो बेटा। और वो हवलदार, जो शायद रोज गरीबों को गालियां देता था, आज भी रुका नहीं। बोला, ढोंगी साधु, लगता है मंदिर से भगाया गया है, भाग यहां से वरना डंडा दूंगा। क्या यही पुलिस की असलियत थी? क्या यही वो चेहरा था जिसे कागजों में नहीं देखा जा सकता? और उस समय जब डीएम साहब थाने के भीतर कदम रखने ही वाले थे, तभी अंदर से वो दरोगा निकला जिसकी शिकायतें शहर की दीवारों पर चिपकी हुई थीं। उसने दूर से देखा और बोला, अरे ओ बाबा, फिर से आ गया तू, चल निकल यहां से साले ढोंगी, नहीं तो आज तुझमें से भूत निकाल दूंगा। और बिना मौका दिए उसने सामने आकर हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले ही डीएम साहब ने उसकी कलाई इस तरह से पकड़ ली जैसे कानून अब खुद उसके गिरेबान तक पहुंच गया हो। क्या वो जानता था कि उसने किसके ऊपर हाथ उठाया है? नहीं। क्या अब उसे पता चला कि असली ढोंगी कौन है? हां। और तब डीएम साहब ने माला के नीचे से एक कागज निकाला, सरकारी पहचान पत्र। पूरा थाना पहले तो जैसे सुन्न हो गया, फिर धीरे धीरे सबकी टांगें कांपने लगीं। साधु नहीं, डीएम हूं मैं। और ये शब्द ऐसे गूंजे कि हर दीवार कांप उठी। थाने की दीवारों पर अब सन्नाटा था और फर्श पर डर पसरा हुआ था। उस दरोगा का चेहरा पीला पड़ चुका था जिसने कुछ मिनट पहले ही ढोंगी साधु कहकर डीएम साहब को थप्पड़ मारने दौड़ा था। क्या अब भी उसे लग रहा था कि वो वही साधारण बाबा है जिसे 2 गालियों और एक धक्के में भगा देगा? क्या अब उसे एहसास हो रहा था कि वो जिस पर हाथ उठाने जा रहा था वही उसका ट्रांसफर ऑर्डर साइन कर सकता है? और क्या बाकी पुलिसकर्मियों को समझ आ रहा था कि सत्ता की कुर्सी जब भेष बदलकर आम जनता बन जाए तो झूठ के ताले खुद टूट जाते हैं? डीएम साहब ने जब अपनी जेब से अपना पहचान पत्र निकाला और कहा, मैं जिलाधिकारी हूं, तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा थाना हिल गया। क्या वाकई डीएम साहब ने खुद ये खतरा मोल लिया? क्या वो सच में जान जोखिम में डालकर गरीबों की सच्चाई जानने आए थे, या फिर ये सिर्फ दिखावा था? लेकिन जब वो बिना किसी सुरक्षा के, बिना फाइल, बिना मीडिया, बिना सरकारी तामझाम के साधु का चोला पहनकर थाने की दीवारों तक आ पहुंचे, तो क्या ये सवाल भी अब बेमतलब नहीं हो जाता? आपको शर्म नहीं आती? किस हक से आपने एक साधु को थप्पड़ मारने की कोशिश की? अगर मैं वाकई कोई आम बाबा होता, तब भी क्या आपका यही बर्ताव होता? डीएम साहब की आवाज अब सन्नाटे को तोड़ चुकी थी। उनका स्वर साधु का नहीं, अब एक प्रशासनिक अधिकारी का था, जो अपने जिले की सच्चाई जानने आया था और अब उसका सामना कर रहा था। थाने का हर कर्मचारी अब एक लाइन में खड़ा था। सभी की आंखें झुकी हुई थीं और पसीने की बूंदें उनके माथे पर नाच रही थीं। लेकिन क्या अपराध सिर्फ इतना था? क्या यह सिर्फ एक बाबा को धक्का देने की गलती थी? नहीं, असली गुनाह तो अभी सामने आना बाकी था। मुझे इस थाने की पिछले 6 महीने की रजिस्टर एंट्री चाहिए, वो भी तुरंत। डीएम साहब का यह आदेश सुनकर थानेदार की घिघी बंध गई। फाइल मंगाई गई। फाइल में वो सब कुछ था जो कागजों में साफ दिखता था, लेकिन हकीकत में जहर जैसा सड़ा हुआ था। क्यों हर एफआईआर मजदूर वर्ग के खिलाफ दर्ज है? क्यों हर शिकायतकर्ता कोई स्थानीय नेता या दलाल है? क्यों हर बेल बॉन्ड के साथ 500 रुपए की अलग एंट्री बनी है? और ये क्या, थाने में जब्त की गई शराब 22 बोतल दिख रही है, लेकिन स्टोर में सिर्फ 11 हैं। एक के बाद एक सवाल डीएम साहब पूछते गए और जवाब किसी के पास नहीं था। क्या ये वही सिस्टम था जिसे गरीब भगवान मानता है? क्या इसी थाने में न्याय मिलना था उन औरतों को जिनके पति पुलिस कस्टडी में मारे गए? इस थाने का हर कोना अब मुझे बदबू दे रहा है, घूस की, भ्रष्टाचार की और सबसे ज्यादा गरीब की चीखों की। और फिर डीएम साहब खुद चलकर थाने की हवालात तक गए। वहां 3 मजदूर बंद थे, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी वकील या एफआईआर के। इन लोगों को किस जुर्म में रखा गया है? साहब, ये रात में चाय की दुकान पर खड़े थे। हवलदार ने कहा कि पूछताछ करनी है, ले आए। एक सिपाही बोला, क्यों, क्या चाय पीना गुनाह है अब? कोई जवाब नहीं आया। डीएम साहब अब थाने के लॉकर रूम तक पहुंचे। वहां जो दिखा वो और भी खौफनाक था। जब्त की गई चीजों में गरीबों के मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड और यहां तक कि कुछ मजदूरों की तनख्वाह के पैसे भी थे, जिन पर न कोई केस था, न ही कोई ठोस सबूत।
ये पैसा किसका है? साहब, ये सब तो जब्त किए गए हैं। किस केस में? वो साहब, अभी देखता हूं। डीएम साहब ने आंखें तरेर कर देखा। अभी नहीं, अब जवाब दो, ये पैसा किसका है और किस आधार पर जब्त किया गया? चुप्पी फिर से छा गई और तभी बाहर एक औरत की चीख सुनाई दी। साहब, मेरे आदमी को 3 दिन से इस थाने में रखा है। कोई केस नहीं, कोई पेपर नहीं। मुझे बस उसका मरा हुआ चेहरा दिखा दो। क्या एक और मौत इस थाने में दबा दी जाती? क्या किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ 500 रुपये और एक चालान थी? डीएम साहब ने वहीं बैठकर जिला कंट्रोल रूम को कॉल किया। एसडीएम, डीएसपी और मीडिया को तुरंत यहां बुलाया जाए। और अब तक जो कुछ पर्दे के पीछे था वो अब लाइव होने वाला था। बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन थाना अब जलता हुआ लग रहा था। डीएम साहब की मौजूदगी में हर दीवार, हर टेबल, हर लॉकर जैसे गवाही देने को मजबूर हो गया था। और जब कंट्रोल रूम से डीएसपी और एसडीएम आए, उनके पीछे कुछ मीडिया कर्मी और रिकॉर्डिंग कैमरे भी थे, तो वो मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। क्या किसी ने सोचा था कि जिले का डीएम खुद भेष बदलकर यहां आएगा? क्या किसी ने अंदाजा लगाया था कि इस थाने में चल रही बरसों की गड़बड़ी एक दिन यूं सरेआम बेनकाब हो जाएगी? मैं चाहता था कि मैं वो देखूं जो गरीब देखता है, मैं वो झेलूं जो मजदूर झेलता है, और अब मैं वो करूंगा जो एक अफसर को करना चाहिए। डीएम साहब का स्वर अब गूंजने लगा था। एसडीएम और डीएसपी पहले तो अवाक रह गए, लेकिन जब डीएम साहब ने उनके सामने वो सभी फाइलें, जब्त सामान, एफआईआर रजिस्टर और बेल बुक रखी, तो वो खुद चौंक गए। ये तो मतलब, ये थानेदार पिछले 3 महीने से हर बेल पर 500 रुपये की गोपनीय वसूली करवा रहा था, एसडीएम के मुंह से निकला। और ये देखिए, डीएम साहब ने जब लॉकर से निकले आधार कार्ड और पैसे दिखाए, इन गरीब मजदूरों से जबरदस्ती पैसे वसूले गए। इन्हें एफआईआर तक की कॉपी नहीं दी गई। क्यों? ताकि इनके पास सबूत ही न बचे। डीएसपी ने कांपते हाथों से बेल रजिस्टर को पलटा, फिर पूछा, साहब, ये मामला तो सीधा आईपीसी 384, 585, 342 और 606 के तहत जाता है। क्या मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूं? अब तक जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। डीएम साहब की आंखों में अब एक अलग आग थी। अब पूरी फिल्म शुरू होगी। मैं इस थाने को तुरंत प्रभाव से सीलस करता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई डीएम खुद मौके पर खड़ा होकर थाने को सील करवा दे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर सिर्फ वर्दी से नहीं, ईमानदारी से भी पैदा हो सकता है? सभी कंप्यूटर, रजिस्टर, सीसीटीवी बैकअप सब जब्त किया जाए। थाने में ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को अगले आदेश तक सस्पेंड किया जाता है। एसपी ऑफिस में विशेष जांच समिति गठित की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में मेरे टेबल पर होनी चाहिए। इन आदेशों के साथ ही जैसे पूरा थाना सांस लेना भूल गया। कुछ सिपाही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। गलती? डीएम साहब गरजे। गलती तो तब होती जब किसी को गलती से थप्पड़ लग जाता। ये जो तुमने किया है वो व्यवस्थित लूट है, और लुटेरों के लिए माफी नहीं होती, कानून होता है। अब सवाल था, क्या सिर्फ कार्रवाई से सब ठीक हो जाएगा? क्या गरीबों की वो चीखें कभी खत्म होंगी जो वर्षों से इन दीवारों में कैद हैं? क्या सिर्फ थाने को सील कर देना ही काफी है? तभी डीएम साहब ने मीडिया की ओर मुड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये खबर दिखाएं, ताकि पूरे जिले को पता चले कि अगर डीएम गरीबों की आवाज नहीं सुन पाए तो वो कुर्सी सिर्फ लकड़ी का ढांचा है। अगर हम ही भ्रष्टाचार से आंखें मूंद लें तो फिर अपराधियों और पुलिस में क्या फर्क बचता है? मीडिया के कैमरे अब थाने की दीवारें, बंद दरवाजे और वो फाइलें दिखा रहे थे जिनमें हर पेज गरीब के आंसुओं से भीग चुका था। डीएसपी ने जब सायरन बजवाया और थाना सील किया गया तो लगता था जैसे इतिहास बन रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, उस रात जब डीएम साहब साधु का भेष त्याग कर वापस अपने बंगले लौटे, उनके कदम भारी थे या हल्के? क्या उन्होंने सच में न्याय किया या बस शुरुआत भर की थी? लेकिन उस रात जिले की फिजाओं में पहली बार यह संदेश तैर रहा था, अब कोई भी गरीब पुलिस के नाम से डरकर नहीं कांपेगा। अब कोई मजदूर ये नहीं कहेगा कि थाने में जाना मतलब मुसीबत को बुलाना। अब कानून की ताकत वर्दी में नहीं, उस ईमान में होगी जिसे कोई भेष बदलकर भी ढूंढ ले। क्या एक ईमानदार अफसर अकेले सिस्टम बदल सकता है?
इस सवाल ने जैसे पूरे जिले की आत्मा को झकझोर दिया था। डीएम साहब के भेष में थाने तक पहुंचने और उसे सील करने की खबर अब हर गांव, हर गली, हर चौक पर चर्चा का विषय बन चुकी थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स से लेकर स्थानीय न्यूज चैनलों तक एक ही बात गूंज रही थी। वो साधु नहीं था, वो सिस्टम की आंखों में झांका हुआ सच था। लेकिन क्या सिर्फ एक थाने को सील कर देने से सालों से जमा अंधकार मिट सकता है? क्या बाकी थानों में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या गरीबों की आवाज सिर्फ एक दिन सुनना ही काफी है? डीएम साहब ने अगली सुबह ही जिले के सभी थानों के रिकॉर्ड मंगवाए। एफआईआर रजिस्टर, बेल रिकॉर्ड, शिकायत पत्र, सीवीसी बैकअप, गुप्त चरित्र रिपोर्ट और साथ ही 10 वर्षों में की गई हर उस शिकायत की लिस्ट जिसे निराधार बताकर बंद कर दिया गया था। जब ये सब दस्तावेज डीएम ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक साथ फैले तो वो कमरा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लगने लगा। फाइलों से आवाज आ रही थी, हमें कब सुना जाएगा? डीएम साहब ने एक कमेटी नहीं बल्कि जन न्याय परिषद बनाई। 11 सदस्यीय टीम जिसमें 3 न्यायविद, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, 2 मीडिया प्रतिनिधि और 4 अफसर शामिल थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जनता की शिकायतों को जांचने के लिए सरकार खुद जनता को बुला सकती है? क्या व्यवस्था अपने ही आईने में झांकने की हिम्मत दिखा सकती है? अब हर शनिवार जिले के डीएम ऑफिस में जन न्याय पंचायत लगने लगी, जिसमें मजदूर, रिक्शे वाले, किसान, घरेलू कामगार, दुकानदार, महिलाएं, छात्राएं, हर कोई अपनी बात रखने लगा। साहब, थाना कोतवाली में बिना केस बताए बेटे को 2 दिन बंद किया गया था। साहब, मेरे बेटे की लाश मिली और पुलिस ने कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखी। साहब, मुझे एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी जाती। हर आवाज डर और दर्द से भरी थी, लेकिन अब सामने एक ऐसा अफसर बैठा था जो सुन भी रहा था और लड़ा भी रहा था। डीएम साहब हर शिकायत को लाइव रिकॉर्डिंग के साथ ऑन रिकॉर्ड सुनते। उन्होंने आदेश दिया कि हर थाने में एक डिजिटल शिकायत केंद्र लगाया जाए, जिसमें आम आदमी सीधे डीएम ऑफिस को अपनी बात भेज सके। क्या आपको लगता है ऐसा सिस्टम टिक पाएगा? क्या भ्रष्ट अधिकारी इसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं। अब विरोध शुरू हुआ। कुछ अधिकारियों ने दबाव बनाना शुरू किया। डीएम साहब अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं। कुछ नेताओं ने फोन घुमाए, आपको सिर्फ प्रशासन चलाना है, क्रांति नहीं करनी। लेकिन डीएम साहब ने एक ही जवाब दिया, जब तक एक भी गरीब थाने के डर से कांपता रहेगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या सच में ऐसे अफसर अब भी होते हैं? उधर जिन अफसरों ने गरीबों को दबाया था, उनकी कुर्सियां हिलने लगीं। 4 दरोगा सस्पेंड हुए, 2 इंस्पेक्टर का तबादला हुआ और 1 डीएसपी पर विभागीय जांच बैठी। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको डरा दिया। डीएम साहब के घर के बाहर अचानक 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की और फरार हो गए। सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए, लेकिन डीएम साहब सिर्फ मुस्कुराए और बोले, जिस रास्ते पर चल पड़ा हूं, वहां गोलियां रास्ता नहीं रोक सकती। क्या आपको पता है अगली सुबह उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस गोलीकांड की एफआईआर खुद दर्ज कराई और फिर उसी थाने में पहुंचे जहां एसएचओ अपनी वर्दी में चुप्पी ओढ़े बैठा था। आपके यहां एफआईआर दर्ज करने आया हूं, बताइए, क्या मुझसे भी पहचान पत्र मांगेंगे या डरकर केस दबा देंगे? एसएचओ कांपने लगा। पूरी टीम अब जान चुकी थी, ये अफसर न झुकता है न रुकता है। इस बीच जिले की जनता में एक विश्वास पैदा होने लगा। हर गांव में पोस्टर लगने लगे, अगर पुलिस न सुने तो सीधे डीएम पंचायत में आइए। स्कूलों में पाठ पढ़ाया जाने लगा, कानून से डरिए नहीं, उसे जानिए। और सबसे बड़ा परिवर्तन, थाने के बाहर एक अन्याय दीवार लगाई गई, जहां हर एफआईआर नंबर और उसकी स्थिति सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाती। क्या आपने कभी किसी जिले में ऐसा होते देखा है? क्या आपने सोचा था कि अफसर भी क्रांति का चेहरा बन सकते हैं? अब सवाल यह था, इस संघर्ष का अंत कहां होगा? क्या डीएम साहब सिर्फ जिले को बदल रहे थे या पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण बन रहे थे? क्या सच बोलने वाला व्यक्ति व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है? क्या ईमानदारी सिर्फ किताबों और भाषणों तक ही सीमित रहनी चाहिए? क्या जो व्यक्ति सच को सामने लाए, उसे कुचल देना ही सिस्टम का नियम बन चुका है? डीएम साहब के थाने सील करने और जन न्याय पंचायत शुरू करने की खबरें अब राजधानी तक पहुंच चुकी थीं।
राज्य सचिवालय के गलियारों में चर्चा गर्म थी। ये अफसर किसी नेता की नहीं सुनता, ये खुद को रॉबिनहुड समझ बैठा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो कल हर अफसर जनता की सुनने लगेगा। क्या आप सोच सकते हैं, एक अफसर की ईमानदारी ही सत्ता की कुर्सियों के लिए खतरा बन जाए? अब शुरुआत हुई दबाव की। राज्य के गृह सचिव ने उन्हें फोन किया। आप जो कर रहे हैं उससे सरकार की छवि खराब हो रही है। मीडिया को बुलाकर थाने बंद करना कोई तरीका नहीं है। डीएम साहब ने शांति से जवाब दिया, सरकार की छवि गरीबों की आंखों में होती है, चैनलों की स्क्रीन पर नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि एक अधिकारी अपने ही मंत्रालय को इस तरह जवाब दे? इसके बाद गुप्त रूप से उन्हें एक अनुशासनात्मक चेतावनी पत्र भेजा गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिना अनुमति के जांच अभियान चलाया, मीडिया को ब्रीफ किया और विभागीय नियमों का उल्लंघन किया। डीएम साहब ने जवाब में सिर्फ एक फाइल लगाई, जिसमें 132 गरीबों की शिकायतें, 57 वीडियो सबूत, 11 थानों की भ्रष्टाचार रिपोर्ट और 6 अधिकारियों की स्वीकारोक्ति दर्ज थी। क्या कोई और अफसर इतना ठोस जवाब दे सकता था? इधर मीडिया का एक हिस्सा भी हरकत में आ गया। एक बड़े न्यूज चैनल ने रात 9 बजे डिबेट में मुद्दा बना दिया, क्या डीएम साहब पब्लिसिटी के भूखे हैं? एक पत्रकार ने सीधे सवाल दागा, आपका असली मकसद क्या है, चुनाव लड़ना? डीएम साहब ने मुस्कुराकर कहा, मेरे चुनाव की तारीख हर दिन होती है जब कोई गरीब थाने के बाहर लाइन में खड़ा होता है, और मैं जीतता तब हूं जब उसे इंसाफ मिलता है। क्या एक अफसर का इतना बोलना खतरनाक हो सकता है? अब उन्हें स्थानांतरण की तैयारी की खबर मिलने लगी। कुछ नेताओं ने खुले मंच से उन्हें तानाशाह कहना शुरू किया, लेकिन डीएम साहब जानते थे यह डर भ्रष्टाचार की पहली प्रतिक्रिया है। उन्होंने एक चौंकाने वाला आदेश जारी किया, जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में हर महीने एक जन सच सुनवाई आयोजित की जाएगी, जिसमें नागरिक खुलकर अफसरों के खिलाफ बोल सकते हैं, सबूत दे सकते हैं और कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जनता को इतना सीधा और खुला मंच दिया जाए? अब वो दिन आया जब डीएम साहब ने राज्य सचिवालय को एक रिपोर्ट भेजी। पूरे जिले में पुलिस विभाग के 37% कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। इन पर कार्रवाई या निलंबन अनिवार्य है। इस रिपोर्ट के साथ उन्होंने एक यूएसबी भेजी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, घूसखोरी के गुप्त वीडियो और पीड़ितों के बयान थे। इस रिपोर्ट के वायरल होते ही राज्य सरकार के भीतर भूचाल आ गया। क्या आपने सोचा था कि एक साधु के भेष में थाने तक जाने वाला अफसर राज्य को नंगा कर सकता है? अब मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश आया, डीएम को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाए। लेकिन इससे पहले कि कोई आदेश लागू होता, डीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। पूरे देश के पत्रकार जुटे, कैमरे ऑन हुए, माइक तैयार। डीएम साहब ने कहा, अगर मुझे हटाना ही है तो मेरे साथ इन 132 गरीबों को भी हटा दीजिए, जिनकी आवाज बनने की सजा मुझे दी जा रही है। फिर उन्होंने मीडिया के सामने वो वीडियो चलाया, जिसमें एक दरोगा एक रिक्शा वाले से खुलेआम पैसे मांगता दिख रहा था और पीठ पीछे नेताओं का नाम ले रहा था। वीडियो के अंत में वो कहता है, डीएम साहब आ गए हैं, अब तो न खेल बचेगा न खिलाड़ी। क्या आपको लगता है कि ऐसे वीडियो रुक सकते हैं? क्या अब सच दब सकता है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर #डीएम रिवॉल्यूशन ट्रेंड करने लगा। देश भर के आईएएस आईपीएस प्रोबेशनर्स ने ट्वीट किया, हमें अधिक अधिकारी जैसे उन्हें चाहिए। छात्रों ने दीवारों पर लिखा, अगर प्रशासन ऐसा हो तो हमें डर किससे? और फिर केंद्र सरकार ने डीएम साहब की सुरक्षा जेड श्रेणी में बदल दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिले में हुई जांच को मिसाल बताया। राज्य सरकार ने मजबूरी में स्थानांतरण का आदेश रद्द किया, क्योंकि जनता अब सड़कों पर थी। क्या आपको अब भी लगता है कि एक अकेला इंसान सिस्टम नहीं बदल सकता? क्या आपको लगता है कि किसी थानेदार की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो खुलेआम गरीबों को मारता पीटता रहे, वसूली करता रहे और नेताओं के नाम पर डराता रहे, बिना किसी मजबूत शख्स की छाया के? क्या 1-2 नंबर के धंधे, जमीन कब्जे, बालू माफिया, शराब तस्करी, सब कुछ सिर्फ थाने के स्तर पर हो सकता है?
या फिर कहीं कोई ऐसा है जो इन सब का मालिक है? दिखता नहीं, लेकिन सब चलाता है। डीएम साहब जब थानों पर छापेमारी कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात नोट की थी। हर भ्रष्ट थाना प्रभारी अपने बचाव में एक ही नाम का जिक्र करता था, पर उस नाम को दर्ज करने से डरता था। सबके चेहरों पर एक ही छाया थी। वो देख लेगा तो क्या होगा। कौन था ये वो? एक दिन डीएम साहब के कार्यालय में एक बुजुर्ग चाय बेचने वाला आया, कांपते हाथों में फटी पुरानी डायरी लेकर। साहब, मेरी जमीन छीन ली गई। मैंने आवाज उठाई तो बेटे को चोरी के केस में अंदर कर दिया गया। ये देखिए, सब लिखा है, और ये नाम जो बार बार आता है, यही सबका मालिक है। डीएम साहब ने नाम देखा, शिवपाल राणा। शिवपाल राणा, एक ऐसा नाम जो पिछले 15 साल से कहीं सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, लेकिन हर माफिया, हर दलाल और हर डरते अफसर की सांसों में बसा हुआ था। क्या आपने कभी देखा है कोई ऐसा इंसान जिसका नाम कभी चुनाव में न हो, न अखबारों में, पर उसकी इजाजत के बिना एक ईंट भी इधर से उधर न हो? कहा जाता था कि शिवपाल पहले खुद एक दरोगा था, बहुत होशियार, चालाक, लेकिन निहायत ही लालची। उसके थाने में कभी एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, बल्कि बिकती थी। फिर एक दिन उसने वर्दी उतार दी, लेकिन सिस्टम से अपना नाता नहीं तोड़ा। अब वो एक सिस्टम सिंडिकेट पॉन चला रहा था। नेताओं को फंड देता, बदले में तबादले और नियुक्तियां तय करता, ठेकेदारों से हिस्सा लेता, बदले में टेंडर दिलवाता। और पुलिस, वो तो उसका सबसे बड़ा हथियार थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक रिटायर्ड अफसर इतनी ताकत कैसे रख सकता है? डीएम साहब ने जांच शुरू की। जो भी अधिकारी शिवपाल के बारे में जानता था, उसने मुंह बंद रखा। कईयों ने डीएम साहब को धीरे से सलाह दी, साहब, बाकी ठीक है, लेकिन इस नाम से मत उलझिए। ये सरकारें बना और गिरा सकता है। लेकिन क्या एक डीएम को डर कर रुक जाना चाहिए? एक रात डीएम साहब ने खुद अपनी टीम के साथ एक फार्म हाउस पर छापा मारा। लोकेशन थी शहर से 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के बीच। गाड़ियों की कतारें, सीसीटीवी, हथियारबंद गार्ड्स और भीतर लाखों का इंतजाम। डीएम साहब ने वहां जो देखा, वो चौंकाने वाला था। दीवार पर एक बड़ा मैप टंगा था। पूरे जिले के थाने, कौन कहां पोस्टेड है, कौन कितना वसूलता है, कहां से क्या क्या आता है, सब लिखा हुआ। हर थानेदार का नाम और उसके द्वारा हर महीने भेजी जाने वाली रकम का हिसाब। नीचे एक छोटा नाम, रिपोर्ट टू एसआर। क्या आपको अब समझ आता है कि पुलिस की पोस्टिंग क्यों बिकती है? वो रात ताबड़तोड़ छापों में गुजरी। कई गार्ड भाग गए। 3 को हिरासत में लिया गया। उनमें से एक ने धीरे से कहा, आप नहीं जानते, आपने किसके घर में घुसने की हिम्मत की है। शिवपाल राणा इस राज्य का मालिक है। आप बचेंगे नहीं। डीएम साहब ने जवाब दिया, अगर मरना ही है तो सच बोलते हुए मरेंगे, झुककर जीने से तो बेहतर है। अगले दिन शिवपाल राणा ने खुद प्रेस बयान दिया, मुझ पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैं एक साधारण किसान हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मीडिया के एक हिस्से ने इस बयान को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन डीएम साहब की टीम चुप नहीं बैठी। उन्होंने ईडी और सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जमीन घोटाले, अवैध खनन और बोगस कंपनियों के दस्तावेज शामिल थे। अब मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक जिला अधिकारी इस स्तर तक जाकर जड़ें हिला सकता है? शिवपाल अब खुलकर सामने आने लगा था। उसने खुलेआम एक रैली में कहा, कुछ अफसर खुद को भगवान समझने लगे हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि सरकार चलाना हमारा काम है, उनका नहीं। अब मामला व्यक्तिगत हो गया था। डीएम साहब को धमकियां मिलने लगीं। घर के बाहर संदिग्ध गाड़ियां घूमने लगीं। पर डीएम साहब ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जगह एक और आदेश जारी किया, जिले में हर सरकारी कार्य में लाइव स्ट्रीमिंग अनिवार्य की जाए। क्या आपने सुना है कि कोई अफसर खुद को लाइव कैमरे के सामने लाकर काम करे? अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर थी। एक तरफ वर्षों पुराना भ्रष्टाचार का सम्राट, जिसकी जड़ें विधानसभा और मंत्रालय तक थीं, और दूसरी ओर एक अकेला अफसर जो साधु के भेष में थाने गया था, अब सिस्टम के सबसे बड़े राक्षस से लड़ रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच में एक ऐसी फाइल मिली जिसमें यह साफ लिखा था कि शिवपाल राणा ही वो व्यक्ति था
जिसने जिले के 8-10 थानों की पोस्टिंग तय की थी और इसके बदले हर थाने से 2 लाख महीना वसूलता था। और इस फाइल पर दस्तखत थे एक मौजूदा मंत्री के। अब सवाल यह नहीं था कि शिवपाल कौन है, अब सवाल यह था, क्या सरकार खुद इस साजिश का हिस्सा है? डीएम साहब ने तय किया था कि अब वो अकेले नहीं लड़ेंगे। आखिरकार जब भ्रष्टाचार और साजिश इतनी गहरी हो तो उसे सिर्फ अकेले लड़ना नामुमकिन है। लेकिन सवाल यह था, कौन उनका साथ देगा? क्या वो अपने जैसे ईमानदार अफसरों की टीम बना पाएंगे? क्या मीडिया और आम जनता उनके साथ खड़े होंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या उनके ऊपर चल रही इस बड़ी साजिश को देश की राजधानी तक पहुंचाने की हिम्मत किसी में होगी? सबसे पहले उन्होंने अपने भरोसेमंद अधिकारियों से मुलाकात की। जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ सेवा की थी, उन्हें साथ लिया। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। हर कदम पर रुकावटें थीं, धमकियां थीं। उनके फोन टैप किए जा रहे थे, उनके ऑफिस में छुपे हुए कैमरे लगाए गए थे। एक दिन अचानक उनकी कार की ब्रेक लाइन में कुछ गड़बड़ी मिली। क्या यह बस एक हादसा था या उनकी जान लेने की साजिश? ये सवाल उनके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। फिर डीएम साहब ने मीडिया का दरवाजा खटखटाया। क्या मीडिया ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए तैयार होगी? क्या वे उनके पीछे आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे? धीरे धीरे कुछ पत्रकार उनके संपर्क में आए, जिन्होंने उनके सामने पूरी कहानी रखी। क्या ये पत्रकार उनके लिए खतरा बनेंगे या उनकी ताकत? उनके सवालों के जवाब भी डीएम साहब को नहीं पता थे, लेकिन उम्मीद थी कि सच की आवाज दबाई नहीं जा सकती। पब्लिक में जागरूकता फैलाने के लिए डीएम साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अभियान शुरू किया। क्या आम जनता इस लड़ाई को समझ पाएगी? क्या वे उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े होंगे? सवाल यह था कि क्या लोग सिर्फ शिकायतें करने वाले बने रहेंगे या बदलाव के लिए कदम उठाएंगे? धीरे धीरे लोग जागने लगे। अखबारों और टीवी चैनलों पर उनकी कहानी छाने लगी। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा था। मंत्री और बड़े अधिकारी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो किसी की कठपुतली बन जाएंगे या अपनी पहचान बचाएंगे? हर दिन एक नया संकट आ रहा था। डीएम साहब ने फैसला किया कि वो इन सब राजनीतिक दबावों से डरेंगे नहीं। क्या हिम्मत उनके अंदर इतनी थी? जवाब था हां, क्योंकि सच का साथ हमेशा मजबूत होता है। इसी बीच सीबीआई और ईडी ने भी जांच तेज कर दी। अब मामला सिर्फ जिले का नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। क्या देश की जनता देखेगी कि उनके सिस्टम में कितनी गहराई से भ्रष्टाचार फैला हुआ है? क्या देश की सरकार इस लड़ाई में डीएम साहब का साथ देगी या उन्हें अकेला छोड़ देगी? सवाल भारी थे, लेकिन डीएम साहब ने पीछे हटना मना किया। जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ी, लोग डीएम साहब के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। कई लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। क्या ये आंदोलन एक बड़ा बदलाव ला पाएगा? क्या ये लड़ाई सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने तक सीमित रहेगी या सिस्टम को सुधारने तक जाएगी? डीएम साहब ने लोगों से कहा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर अगर हम सब साथ हैं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है, क्या आपके जैसे लोग भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे? क्या आप अपने आसपास हो रही अन्याय को देखकर चुप रहेंगे या डीएम साहब की तरह आवाज उठाएंगे? सच की जीत के लिए सिर्फ एक ईमानदार इंसान काफी नहीं होता, बल्कि कई लोगों की हिम्मत और हक की लड़ाई जरूरी होती है। डीएम साहब ने जब ये देखा कि भ्रष्टाचार के जाल में कितने लोग फंसे हुए हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि अब समय आ गया है सख्त कार्रवाई करने का। आखिर क्यों कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करके गरीबों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? क्या यह सही है कि जो लोग कानून बनाते हैं वो खुद कानून तोड़ें? अब उन्होंने थाने को पूरी तरह से सील करने का आदेश दे दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक डीएम साहब के आदेश पर पूरा थाना बंद हो गया? ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि जिले के भ्रष्टाचारी व्यवस्था को सीधा झटका था। सारे भ्रष्ट पुलिसकर्मी जो वर्षों से गरीबों और मजदूरों को परेशान कर रहे थे, वो अब डीएम साहब के सामने बेबस हो गए थे। उनकी हवस की कहानी खुलकर सबके सामने आ गई। जो लोग जनता की सुरक्षा का दंभ भरते थे, वो खुद अपराध के दलाल निकले। डीएम साहब ने मामले की गहराई में जाकर जांच के आदेश दिए और देखा कि किस तरह से पैसा वसूल कर सिस्टम को चलाया जा रहा था।
यहां तक कि उस कुख्यात शिवपाल राणा का नाम भी उजागर हो गया, जिसने भ्रष्टाचार की गंगा को बेहिसाब बढ़ावा दिया। डीएम साहब ने उस पर कड़ी कार्यवाही की मांग की, साथ ही सभी नेताओं और अफसरों के खिलाफ जांच शुरू करवाई। क्या आप जानते हैं कि इस सच्चाई ने जिले के भ्रष्ट लोगों के होश उड़ा दिए? जैसे ही खबर फैली, आम जनता ने डीएम साहब का समर्थन किया। लोग डीएम साहब के नेतृत्व में खड़े हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने पूछा, क्या आप भी अब भ्रष्टाचार को सहने वाले हैं या डीएम साहब के साथ खड़े होकर बदलाव लाएंगे? डीएम साहब की बहादुरी और ईमानदारी ने पूरे जिले में उम्मीद की नई किरण जगाई। उनके इस कदम ने साफ कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी ताकतें क्यों न हों, अगर एक आदमी सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा हो जाए तो कोई उसे नहीं हरा सकता। क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव के लिए खड़े होंगे? अंत में डीएम साहब ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत होती है। गरीब, मजदूर और हर आम इंसान के लिए यह संदेश था, कभी भी अपने हक के लिए लड़ना मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन जरूर सच जीतता है। क्या आपकी सोच भी अब बदली है? क्या आप भी डीएम साहब की तरह अपने आसपास के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब हम खुद में बदलाव लाएं। इस कहानी से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हो, सच्चाई की एक लौ हमेशा जलती रहती है। डीएम साहब ने हमें दिखाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में डर और झुकना नहीं, बल्कि हिम्मत और ईमानदारी से काम लेना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी एक छोटी सी आवाज भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है? जब तक हम खुद सही रास्ते पर खड़े नहीं होंगे, कोई भी सिस्टम बदलना आसान नहीं होता। जीवन में चुनौतियां और बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। डीएम साहब की तरह अगर हम भी अपने कर्तव्य और न्याय के लिए लड़ें, तो भ्रष्टाचार और अन्याय की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। क्या आप अपने अंदर उस बहादुरी को जगाने को तैयार हैं? क्या आप भी अपने समाज और देश के लिए एक सच्चे योद्धा बन सकते हैं? याद रखिए, बदलाव की शुरुआत किसी बड़े नेता से नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति से होती है। डीएम साहब ने अकेले शुरुआत की, लेकिन उनकी हिम्मत ने पूरे समाज को प्रेरित किया। क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई बदलाव लाने का संकल्प ले सकते हैं? तो चलिए, आज से हम सब मिलकर भ्रष्टाचार, अन्याय और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं। अपने अधिकारों को जानें, अपने कर्तव्यों को समझें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं, क्योंकि जब हम खुद बदलेंगे तभी हमारा देश बदलेगा। सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों को सच करने के लिए हिम्मत चाहिए। डीएम साहब की कहानी यही सिखाती है, असली बदलाव वे होते हैं जो डर के आगे खड़े होकर आते हैं। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो पूरे समाज को नई दिशा दे सके? अगर हां, तो आज से कदम बढ़ाइए और डीएम साहब की तरह अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, क्योंकि सच की जीत हमेशा होती है और वो जीत आपकी भी हो सकती है।